दोस्तों, क्या आप अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहते हो, अपने फैमिली के साथ घूमना चाहते हो अपने ओन्ड व्हीकल में? तो ये फ़ंड आपके लिए है, जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे 5 साल में 20,000 रुपये मात्र, तो पॉसिबिलिटी है कि आप 16 लाख की गाड़ी ले सको, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आज गाड़ी लेना चाहते हो कोई लोन लेके या डाउन पेमेंट करके, या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करके सिस्टमेटिकली हर महीने, और उसके बाद वेट करना है। वेटिंग पीरियड आपका 4 से 5 साल या 6 साल रहेगा। बट इसमें अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि अपनी गाड़ी आप बिना कोई लोन के लेके आ सकते हो। तो पूरी डिटेल जानकारी देना चाहूँगा। एसबीआई द्वारा लॉन्च किया हुआ है ये ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आपका पैसा जो है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर लगने वाला है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन रहने वाला है, कौन से स्टॉक्स पिक किए जाएंगे, कौन सा थीम पिक किया जाएगा, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड का एनएफओ लॉन्च हुआ था 17 मई से 31 मई के बीच में। और आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो करीबन 7-8 जून के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फिर से अवेलेबल हो जाएगी। अब ये कौन से थीम्स को टारगेट कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और किस तरह के क्रेडेंशियल्स है इंडिया के अंदर उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक सेल्स को यहाँ पे 4th नंबर पे कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो पैसा बनाया जा रहा है इंडस्ट्री वाइज, ये इंडस्ट्री 4थे नंबर पे आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑटो कंपोनेंट की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। टू व्हीलर की इंडस्ट्री ग्लोबली 2nd नंबर पे आती है, और ट्रैक्टर जैसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो 2nd लार्जेस्ट नंबर पे आता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो है बहुत बड़ा वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर कुछ चीज़ें आपको फैक्ट्स बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे 100 रुपया अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर कमा रहा है, उसमें से 50 रुपया से 55 रुपया तक गवर्नमेंट बनाता है। मतलब टैक्सेशन काफ़ी हाई है इस तरह के प्रोडक्ट्स में। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे वही ग्रोथ स्टोरी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले कि ऑटो सेगमेंट जो है वो किस तरह से आगे कंट्रीब्यूट करने वाला है। इंडिया जो है वो 11% ऑफ फॉगिंग मार्केट इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक टन्स कंट्रीब्यूट करता है, जहाँ पे यूरोप 18% कंट्रीब्यूट करता है और चाइना 53%। मतलब हम मेटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं इसके अंदर। आप सनरूफ की जो गाड़ियाँ होते हैं उसमें 5 गुना जंप देखने मिला है इंडिया के पेनिट्रेशन में, जो कि 20 से 25% है, कंपेयर टू यूएस जैसे डेवलप्ड मार्केट में 40 से 50% है। ईवी की बात करें, पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा ग्रोथ दिखने मिला है। और ये टू व्हीलर सेगमेंट में वायरिंग कंटेंट का ग्रोथ 2.4x है, और फोर व्हीलर में 8x है। इसी तरह से एलॉय व्हील पेनिट्रेशन भी काफ़ी हाई है पैसेंजर व्हीकल्स में, 40 to 45%, कंपेयर टू जो ग्लोबल डेवलप मार्केट है उसमें 80% के करीब है। अब ये थीम और अपॉर्चुनिटी किस तरह से डेवलप हुई है? सबसे पहली चीज़, इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग जो है लग्जरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं नेसेसिटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है। 4 मेजर सेगमेंट है: ओईएम मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंसिलरीज, ईवी और एक्सपोर्ट, जहाँ पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन्वेस्ट करने के लिए। आज मल्टीपल ग्रोथ दिख रहा है टू व्हीलर सेगमेंट में। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल का नेसेसिटी टू लग्जरी शिफ्ट दिख रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो रहा है हमारे देश में, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटो सेगमेंट में बूस्ट देखने को मिल रहा है। अब प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, लोग सिर्फ अपने नेसेसिटी के लिए गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे, थोड़ा लग्जरी की तरफ मूव हो रहे। एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज हमारे पास देश में सबसे चीप लेबर है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन काफ़ी अच्छे से हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडिया में आ रही है। एग्जांपल के लिए टेस्ला ही देख लो। एमर्जिंग ईवी एडॉप्शन देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स है जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही है, ईवी का सेल बढ़ते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं कि पेनिट्रेशन किस तरह का है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का पेनिट्रेशन अगर देखेंगे तो एवरी 1000 पॉपुलेशन में 34 ही कार्स है फोर व्हीलर में। वही कंपेयर टू यूएस में 860 कार से एवरी 1000 पॉपुलेशन। तो आज भी इंडिया अनटैप्ड मार्केट है ऐसे कंपनीज़ के लिए जो इलेक्ट्रिक या फिर ऑटोमोटिव सेगमेंट में काम कर रही है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से 15-16 साल में बहुत ही बड़ा बूम देखने को मिल सकता है।
वही टू व्हीलर पेनिट्रेशन देखो तो सिर्फ इंडिया का 120 है कंपेयर टू इंडोनेशिया एंड चाइना जो 450 के ऊपर है, 350 के ऊपर है। अब बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम कैसे अफोर्डेबिलिटी ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, जो ग्रीन लाइन है वो आपका एवरेज रियलाइजेशन है टू व्हीलर का, जो येलो लाइन है वो एवरेज रियलाइजेशन है आपका फोर व्हीलर का। और जब जब इनकम बढ़ रही है, मतलब एक से ज़्यादा लोग कमा रहे हैं या एवरेज इनकम बढ़ रही है लोगों की, तो लोग नेसेसिटीज़ से लग्जरी की तरफ शिफ्ट हो रहे क्योंकि आपकी सेविंग्स बढ़ रही है। उसी तरह से एफोर्डेबिलिटी फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन है वो फोर व्हीलर की एफोर्डेबिलिटी बताती है, जो ग्रे लाइन है वो टू व्हीलर की एफोर्डेबिलिटी बताती है। तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ऊपर जाते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की, ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इटसेल्फ 8.5% से ग्रो होता है इंडिया में। लास्ट 2013 से 2023 तक इस तरह से कंपाउंडेड ग्रोथ देखने को मिली है 8.5% से। वही अगर सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करूँ तो फिर 12% से ग्रो हो रहा है। जो सेक्टर मतलब इंडेक्स ही अगर ऑटोमोटिव का ले ले तो वो 12% से ग्रो हो रहा है। तो जब हम एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोर देन 12 to 15% से ज़्यादा रिटर्न हमको मिल सके। उसके लिए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है, PLI स्कीम्स जो लॉन्च की गई है EV रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमें हेल्प करेगी इस ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। आज जो इंडिया स्टेज पे, एक टाइम पे चाइना और कोरिया भी इस स्टेज पे था, उस स्टेज का नाम है हाइपर ग्रोथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइपर ग्रोथ में क्या हुआ, जो डिमांड थी पैसेंजर व्हीकल्स की वो 26% CAGR से ग्रो होते हुए दिखी हमें 2000 से 2016 के बीच में। और इसी वजह से जो है ऑटो इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई चाइना और कोरिया जैसे देश में। आज इंडिया भी उसी स्टेज पे खड़ा है जहाँ पे हाइपर ग्रोथ स्टेज आ चुका है। और आज से 15-16 साल में सिमिलर स्टोरी रिपीट हो सकती है, मे बी बेटर स्टोरी रिपीट हो सकती है, बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, क्योंकि पास्ट में डेवलप कंट्रीज़ ने भी इसी तरह से ग्रोथ देखी है। अब 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे मैंने पहले बताया था, OEM मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटी है ये सेक्टर को ड्राइव करेगी। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि टू व्हीलर, फिर रिक्शाज, पैसेंजर व्हीकल्स और हैवी व्हीकल्स का किस तरह से सेल कंट्रीब्यूशन है और यूनिट्स में कंट्रीब्यूशन है। तो अगर सेल कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो फिर यहाँ पे देख सकते हो 20% ऑफ द वॉल्यूम इज़ ड्रिवन बाय योर मोपेड्स या फिर मोटरसाइकिल्स, 15% इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ऑटो रिक्शाज, व्हीकल्स जो है 35% मतलब हाईएस्ट इज़ पैसेंजर व्हीकल्स, और फिर 30% जो है हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट यूनिट सोल्स और क्वांटिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा 56% कम्स फ्रॉम योर टू व्हीलर्स। मास जनता आज भी टू व्हीलर खरीदती है। और फिर 23% आता है आपका ऑटो रिक्शा से, पैसेंजर कैरियर से, और फिर 13% लग्जरी कार से आती है या नेसेसिटी कार से आती है, और 8% इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय लाइट एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। अब ऑटो OEM पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के ग्रोथ ट्रेंड्स देखते हैं। तो पैसेंजर व्हीकल का इंडिया में ग्रोथ ट्रेंड आप देख सकते हो, इवन द लो पेनिट्रेशन और राइजिंग कैपिटा इनकम के बाद भी 11% का ग्रोथ है इस सेगमेंट के अंदर लास्ट 5 सालों में। और पैसेंजर व्हीकल्स का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 4 तरीके की गाड़ियाँ होती है। हैचबैक जो यहाँ पे ग्रे कलर में मार्क किया गया है, सेडान्स होती है जो आपका ब्लू कलर में मार्क किया गया है, SUVs होती है जो ऑरेंज कलर में मार्क किया गया है, और MUVs होती है, वैन्स होती है जो येलो कलर में मार्क किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सन 2012 से लेकर 24 तक 12 सालों में किस तरह से पैटर्न चेंज होते हुए दिखा है। जो आपका ब्लू कलर है दैट इज़ योर सेडान्स कम होती जा रही है, मतलब लंबी गाड़ियाँ। फिर हैचबैक्स जो है वो भी धीरे धीरे डीग्रोथ होते जा रहा है यहाँ पे, मतलब नेसेसिटी व्हीकल्स जो होती है जहाँ पे बड़ी डिक्की नहीं होती है। इसके बाद SUV जो है वो काफ़ी ग्रो करते हुए दिखा है ये सेगमेंट में बिकॉज ऑफ एफोर्डेबिलिटी एंड राइजिंग पर कैपिटा इनकम। और MUVs जो है कंसिस्टेंटली 16% से लास्ट 6-7 सालों से। अब बात करते हैं कि ऑटो टू व्हीलर सेगमेंट किस तरह से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे मोपेड्स और स्कूटर मार्क किए गए हैं और मोटरसाइकिल्स। तो मोपेड्स जो है वो कंसिस्टेंट 0.5 to 0.7% के बीच में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्कूटर्स भी जो है वो यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ में है, बट मोटरसाइकिल्स आप देख सकते हो फिर से पोस्ट कोविड पीक पकड़ना शुरू कर दिया है। और अगर ब्रेकअप की बात करें इकोनॉमिक व्हीकल, एग्जीक्यूटिव व्हीकल्स और प्रीमियम व्हीकल्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट इज एग्जीक्यूटिव
मोटरसाइकिल जो बिकती है, उसके बाद आप देख सकते हो कि प्रीमियम का मार्केट है और फिर इकोनॉमी व्हीकल्स बिकती है। अब बात करते हैं कि ऑटो ओईएम जो है वो किस तरह से ग्रोथ साइकिल्स में होते हैं। तो ये सिक्लिकल साइकिल्स होते हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो 4 स्टेजेस में ये साइकिल्स रिपीट होते हैं। तो बट अगर एवरेज बात करें सेल्स की तो 6% तो कहीं नहीं गया। इतने सालों का ट्रेंड है, तजुर्बा है कि 6% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस हो ही रही है। अब बात करते हैं ऑटो कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में गाड़ी के सारे कंपोनेंट्स, ब्रेक्स, डोर, सीट्स और बहुत सारे बैटरीज, इंजन्स, एयर कंडीशनर, ये सारी चीज़ें। अगर टू व्हीलर की बात करें तो एग्जॉस्ट, सस्पेंशन, टायर्स, वायरिंग, ब्रेक्स, बियरिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी लग जाती है। अब ऑटो कंपोनेंट की इंडस्ट्री आप देख सकते हो 3.5 लाख करोड़ पे थी FY18 में, अब 6.2 लाख करोड़ पे पहुंच गई है। तो 10% का ग्रोथ तो इस इंडस्ट्री ने भी दिया है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? सिंगल ओईएम, मल्टीपल ओईएम्स, मल्टीपल सेगमेंट, मल्टी कंपोनेंट्स और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और आप देख सकते हो कि इसको और ग्रोथ देने के लिए रेगुलेटर्स ने काफ़ी हेल्प की है। जैसे बहुत सारे रेगुलेशंस आए इंडिया के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ABS कंपलसरी कर दिया पैसेंजर और टू व्हीलर व्हीकल्स में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एमिशन नॉर्म्स यहाँ पे कंट्रोल किए गए हैं। AC और ब्लोअर मैंडेटरी है ड्राइवर के केबिन में। तो ये सारी चीज़ों से ग्रोथ देखने को मिलती है इस सेगमेंट के अंदर भी। अब बात करते हैं कि प्रीमियमाइजेशन कैसे बढ़ रहा है दोनों सेगमेंट के अंदर। तो सिंपल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सनरूफ, LED लाइटिंग, एलॉय व्हील्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स, ये जो 5 सेगमेंट है ये प्रीमियमाइजेशन में आते हैं, जिसका पेनिट्रेशन बढ़ते हुए दिख रहा है हमें। और लोग प्रीमियमाइजेशन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? सिंपल है, एक गाड़ी जो होती है वो बायर का रिफ्लेक्शन देती है पर्सनालिटी का। तो जितना आप प्रीमियमाइजेशन में जाओगे, जैसे एलॉय व्हील्स, सनरूफ, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है? आपका स्टेटस दर्शाती है, जिसकी वजह से लोग प्रीमियम की तरफ मूव करते हैं। अगर पर कैपिटा इनकम हाई है तो क्यों ना मूव करे, लोग मूव करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से GST में बेनिफिट मिल रहा है EV इकोसिस्टम की वजह से। 5% केवल GST कंपेयर टू जो 28% GST रहता है। इसी तरह ओला जैसे स्टार्टअप, एथर जैसे स्टार्टअप एमर्ज हुए हैं जो कॉम्पीट करेंगे पुराने प्लेयर्स के साथ। पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर, MG, महिंद्रा, ये लोग भी प्ले करें। टेस्ला इज़ अ पॉसिबिलिटी टू कम टू इंडिया, जिससे ये सेगमेंट बढ़ सकता है। अब EV का पेनिट्रेशन आप देख लो, लास्ट FY21 में 0.35% था, FY24 में 5.4% हो चुका है टू व्हीलर सेगमेंट में। अगर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पे FY21 से FY24 में 2.3% पे पहुँच चुका है, जो कि 10x ग्रोथ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 व्हीलर्स जो होते हैं ऑटो रिक्शा, वो आधे रिप्लेस हो चुके हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से। और कंपनीज लाइक टाटा मोटर ने 1 बिलियन की फंडिंग उठाई है, 9.1 बिलियन वैल्यूएशन पे 2021 में। महिंद्रा ने भी फंडिंग उठाई है और ओला और एथर जैसे स्टार्टअप जो है यहाँ पे IPO के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो EV में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ साइकिल में EV कंटिन्यूस। यहाँ पे आप देख सकते हो पैसेंजर व्हीकल पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, टू व्हीलर का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। इनके पास ऑर्डर बुक 1.6 टाइम्स है, 5 टाइम्स है मल्टी प्रोडक्ट्स में। और यहाँ पे सभी बेनिफिट कर रहे हैं EV की वजह से, सारा सेक्टर ही बूम में चल रहा है इनफैक्ट। और ये बढ़ने वाला है, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी इसमें, एक डोमेस्टिक ग्रोथ आने के बाद, या पैरेलली भी चल सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना कंजम्पशन कहाँ पे है। तो ये चीज़ें भी बेनिफिट करेगी, क्योंकि इंडिया का लेबर कॉस्ट सस्ता है, लैंड कॉस्ट सस्ता है आज, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आने वाली है। टू व्हीलर का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, टू व्हीलर का यहाँ पे जो डोमेस्टिक सेल है वो भी बढ़ने वाला है, 4 व्हीलर का एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका इलेक्ट्रिक का जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी ड्राइव करेगी, प्लस डोमेस्टिक सेल्स को भी ड्राइव करेगी, साथ में एक्सपोर्ट्स को भी ड्राइव करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ट्रेंड देखने को मिला है BSE 100 के अंदर, ऑटो सेगमेंट के अंदर। तो सिक्लिकल है, इसीलिए ये थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग फंड है। तो आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपका फंड कुछ टाइम ले रहा है परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री इस तरह की है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से इस थीम ने रिटर्न बना करके दिया है। अगर मैं यहाँ पे ऑटो TRI इंडेक्स की बात करूँ, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से कंपेयर करूँ, तो एक साल में 70% रिटर्न दिया है लास्ट ईयर, 3 साल में 33% के करीब CAGR, 5 साल में 23% के करीब, और लास्ट 10 साल में 15% के करीब। जबकि पेनिट्रेशन तो हमने देखा है कि कुछ भी नहीं है, अब बढ़ने वाला है।
अब निफ्टी 50 से आप कंपेयर करोगे तो नीचे रिटर्न्स देख सकते हो, निफ्टी 500 से कंपेयर करोगे तो आप नीचे रिटर्न्स देख सकते हो। तो कुछ अल्फ़ा जनरेट करने के लिए थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा कंपेयर टू अदर फंड्स जहाँ पे आपको स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो थीमेटिक फंड्स का यही है, अल्फ़ा ज़्यादा चाहिए तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स है, बट येस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बड़ी है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15% से ज़्यादा रिटर्न कितना प्रोबेबिलिटी है, तो 58% इज़ द प्रोबेबिलिटी। अगर आप अच्छा खासा 7 साल से ज़्यादा वेट करते हो तो ये रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है। यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट्स, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग, टायर्स, रबर प्रोडक्ट्स, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के, फिर कमर्शियल व्हीकल्स, एब्रेसिव बियरिंग, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, इस कंपनीज़ में आपका पैसा लगेगा। टोटल 134 कंपनीज़ में आपका पैसा लगने वाला है। और यहाँ पे ये सारी कंपनीज़ है जो आप देख सकते हो, बड़े बड़े नाम हैं OEM के प्लेयर्स के अंदर, जैसे बजाज, आयशर मोटर, होंडा। और यहाँ पे अगर ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स की बात करें तो एक्साइड, बॉश, फिर आपके पास प्रीकॉल है, अमराजा बैटरीज़ है, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और स्टॉक सिलेक्शन इनका जो है फंड मैनेजर करेगा, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, लास्ट 10 साल से तन्मय देसाई जो है ये फंड्स को मैनेज करते हुए आए हैं, इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रखते हैं। SIP करना चाहते हो तो केवल 500 रुपये से शुरू कर सकते हो, और अगर वन टाइम लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 5000 रुपये से शुरू हो सकता है। तो एग्ज़िट लोड इसमें 1% रहेगा अगर आप जल्दी रिडीम कर देते हो 1 साल के अंदर। तो इसीलिए अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तभी इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना, अदरवाइज़ आप दूसरे फंड्स में अपना पैसा लगा सकते हो। तो दोस्तों, अपनी कार खरीदने के लिए ये फ़ंड सही है। मुझे लगता है लग्जरी गोल है, इन्वेस्टमेंट करे रहना चाहिए इसमें। शायद 4 साल या 5 साल या 6 साल या 7 साल में तो पैसा बन ही जाएगा और अपनी गाड़ी बिना लोन के अपने घर आ जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।